सूरज के हम सफर जो बने हो तो सोच लो, इस राह में प्यास के दरिया भी होंगे और मुश्किलों को चीर कर ही मंजिल पाई जा सकती है। शून्य से शिखर तक का यह सफर तभी तय किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आमतौर पर रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले ही सियासत में जाते हैं, ऐसा माना जाता है, मुकाम हासिल कर पाते हैं, लेकिन सुर्खियों से दूर रह करके निस्वार्थ भाव से काम करने वाला शख्स भी सीएम बन जाता है। मुख्यमंत्री में आज बात ऐसे ही एक शख्स की। तो एक साधारण से कार्यकर्ता से सीएम बनने तक का सफर, सुर्खियों से दूर लेकिन आलाकमान की नजर थी। भजनलाल को कमान और इसी के साथ कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का सम्मान हुआ है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जोश में हैं। शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ कहती हैं और आखिरकार शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से मुलाकात की और यह जताया कि ये सरकार रात दिन काम करेगी जनता के लिए और जनता में आखिरी पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी सरकार समर्पित होगी। तो आखिरकार चुनौतियां भी कम नहीं है इस सरकार के सामने, लेकिन सबके भरोसेमंद और सुर्खियों से दूर रह करके काम करने का जो इनाम पाया है, मेहनत और ईमानदारी से मुकाम हासिल किया है, साहस और संघर्ष से सफलता की जो कहानी लिखी है, वो कहानी हर किसी की प्रेरणा स्रोत हो सकती है। सरपंच से सीएम तक का जो सफर है वो किस तरीके से तय किया गया और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे भजनलाल शर्मा, ये कहानी बहुत कुछ कहती है, जिसमें संघर्ष भी है, जिसमें वो काम भी है और सफलता भी है। तो ये तस्वीर देखिए, गुदड़ी का लाल भजनलाल, और ये तस्वीर बताती है कि आखिरकार किस तरह की परेशानियों से लड़ते हुए, जूझते हुए ग्रामीण इलाके से खड़ा होकर के कैसे मुकाम हासिल हो सकता है, वो ये तस्वीर दिखाती है। और दूसरी तस्वीर को जरा देखिए, इस तस्वीर में आप साहस और संघर्ष से सफलता की कहानी लिखने की ललक देख सकते हैं। समाज सेवा के रास्ते सियासत में सफलता की मंजिल तय करने की ख्वाहिश रखने वाला एक शख्स कैसे आगे बढ़ता जाता है और मुकाम हासिल करता है, सफलता हासिल करता है। अब बारी तीसरी तस्वीर की। एक के बाद एक तस्वीरें, ये तस्वीरें इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हर किसी को ये प्रेरणा दे सकती हैं, हर किसी की प्रेरणा स्रोत हो सकती है। तीसरी तस्वीर को देखिए कि आर्थिक दबाव के बावजूद आगे बढ़ने का इरादा, ललक और साहस और हिम्मत से मुश्किलों पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, और ऐसा एक शख्स जिसने संकल्प लिया, संकल्प को पूरा किया। चौथी तस्वीर देखिए। चौथी तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की एक ललक दिखाई देती है। और ये ललक बताती है कि हमेशा अपने से बड़ों से आप कैसे सीख सकते हैं। ये ललक बताती है कि सेवा भावना कैसे समर्पण के साथ हासिल होती है। तो अब आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे जेपी नड्डा के साथ तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो मुकाम हासिल किया इस देश की राजनीति में, वो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस तस्वीर को देखिए, जो तस्वीर है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भजनलाल की तस्वीर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ भजनलाल की तस्वीर। ये तस्वीरें कहती है कि संगठन में लगातार निस्वार्थ भावना से काम करके, जनता के लिए, जनता की सोच रख करके काम करके और सत्यता, ईमानदारी, समर्पण के साथ काम करके कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। इन तस्वीरों के जरिए आप एक जीवन परिचय को भी देखिए, इन तस्वीरों के जरिए पूरे जीवन के संघर्ष को भी देखिए। भजनलाल शर्मा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। धन्यवाद भगवान। भगवान बहुत
जिस कामयाबी की कल्पना ना की गई हो वो अगर सच साबित हो जाए तो एहसास अभिव्यक्त करने के लिए शब्द छोटे पड़ने लगते हैं। इसलिए आभार और धन्यवाद जैसे शब्द कंठ में ही अटक कर रह जाते हैं। अवरुद्ध कंठ से ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित किया जाने लगता है। आंसुओं से ईश्वर के चरण पखारे जाने लगते हैं। बेटा जब सीएम बन गया तो भावुक मां ने हाथ जोड़कर समाज के आशीर्वाद को माथे से लगाया तो भाव में डूबे पिता ने इसे ईश्वर की कृपा बताकर हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद भगवान, अभी तो भगवान की मर्जी भैया, सब बेटे को आशीष देते नहीं थक रही ये वो माँ है जिसमें इसके बेटे के प्राण बसते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में रहते हुए तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद वो बेटा अपनी माँ और पिता का भरपूर ख्याल रखता है। उसके माता पिता की दिनचर्या से जुड़ी हर बात की जानकारी रखता है। क्या खाया, क्या पिया, रात में नींद आई या नहीं। हमारे पूरे भरतपुर जिले के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। और गांव तो आप सबका सेवक है। अटारी गांव की सेवा एक पुत्र के लिए सेवा मिली है। पूरा गांव ही ये सेवा के लिए सदैव तैयार रहेगा। सड़कों और गलियों में जश्न मनाते लोग और बधाई देने के लिए उमड़ा लोगों का ये सैलाब बता रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल का सरोकार सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं था। सच भी है कि सेवा तभी हृदय से की जाती है जब पीड़ित को परिवार का सदस्य मान लिया जाए, उसके दुख को अपना समझ लिया जाए। भजनलाल शर्मा के पिता बताते हैं कि बेटा समय पर खाना नहीं खा पाता था। बेटे को घर छोड़कर कई दिन बाहर ही रहना पड़ता था। घर आता भी तो 1 या 2 घंटे के लिए, शाम को आता तो कभी रात को 12 बजे जयपुर चला जाता। जाहिर है कोई भी पिता अपने बेटे की ऐसी व्यस्तता भला कैसे सहन कर सकता था। इसलिए भजनलाल के पिता भी बेटे की भागदौड़ वाली दिनचर्या से चिंतित रहते थे, लेकिन उन्हें संतोष था कि बेटा लोगों के दुख सुख सुन रहा है, उनकी समस्याएं सुलझा रहा है। इसलिए उन्होंने कभी अपने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। गाँव में 2 सरपंच रहो, 2 पंचायत रहो और 13 जिला अध्यक्ष रहो, प्रदेश महामंत्री रहो, 4 पुत्र, सब शुरू तैयारी में सब भगवान की लीला है। हाँ, सब भगवान लीला है बेटा। पिता ने बीएड करवाई ताकि बेटा मास्टर बन जाएगा, लेकिन बेटे को तो राजनीति रास आ चुकी थी। भजनलाल ने सोशल वर्क के जरिए अपनी पहचान बना ली थी। लोगों के काम करवाने खुद जाते, इसलिए पहली बार अटारी गांव से ही सरपंच का चुनाव जीत गए थे। राजनीति में आने के बाद कई दिन घर से गायब रहते थे। नहीं दे पाए, वो पार्टी को दिया पूरा समय शुरू से ही। पार्टी को दिया पूरा समय। पार्टी ने सांगानेर से कैंडिडेट बनाया और अब सीएम बनाया। हाँ जी। और ऐसा महीनों नहीं बल्कि वर्षों चला। इसके बाद वो क्षण आया, वो मुकाम आया जहां पहुंचने के बाद इंसान को रास्तों की तकलीफें याद ही नहीं रहती, या उन्हें वो पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए थक चुके कदमों में जान फूंकने के लिए बड़े गर्व से बताता है। सबसे पहले तो हमारे जब भाई साहब जयपुर से भरतपुर के लिए आते थे तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अंदर आते, हाथ धोते, हाथ धोने के बाद में सर्वप्रथम वो मंदिर में आते थे, भगवान की डोग लगाते, गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करते, अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की, अपने पूरे राजस्थान की। कल का आम नागरिक अब खास बन चुका था। इस आम और खास के बीच भजनलाल का वो संघर्ष भी है जिसे शायद आपने नहीं सुना होगा। बेशक ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच ये संघर्ष दिखाई नहीं देता हो, लेकिन सच यही है कि मुश्किलें ही इंसान को मांझती हैं। रास्ते के कांटे मंजिल दिखा देती हैं, नंगे पांव संभल कर चलना सिखा देती हैं। 3 दशक से अधिक की मेहनत रंग लाई। भजनलाल शर्मा ने ऐसी मिसाल कायम की जिससे आज पीढ़ियां प्रेरित हो रही हैं। सियासत को लेकर लोगों की धारणाएं बदल रही हैं। जानने समझने वाले अब ये नहीं कहते कि सीएम बनने के लिए किसी रसूखदार के घर जन्म लेना होगा, किसी वंश विशेष की पालकी का कहार बनना पड़ेगा।
भजनलाल ने कैसे किया शून्य से शिखर तक का सफर, बताएंगे आपको। बस बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ, देखते रहिए मुख्यमंत्री। तो भजनलाल शर्मा का शून्य से शुरू हुआ और शिखर तक पहुंचने का सफर। इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, कई मुश्किलें आई, कई बाधाएं आई, लेकिन वो सब भजनलाल शर्मा को रोक नहीं पाई। रिपोर्ट देखिए। एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती है, कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर भी ऐसी ही है। पीछे पुरानी चारपाई, लोहे का बक्सा और दीवार पर टंगा पर्दा बताता है कि किस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में संघर्ष किया। पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बैठे भजनलाल शर्मा की आंखों में घर की खस्ता हालत का दर्द नहीं, बल्कि मुश्किलों को चीरकर आगे बढ़ने का संकल्प है। ऐसी ऊर्जा जो बेजान से बेजान शख्स की रगों में जुनून भर दे, उसे आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए बेचैन कर दे। लेकिन शून्य से शिखर तक का सफर आसान कैसे हो सकता है? रास्ते में प्यास का दरिया भी आता है। इसीलिए भजनलाल शर्मा की स्टोरी में भी कदम दर कदम थपेड़े थी, लेकिन आगे बढ़ने की जिद उन थपेड़ों को लगातार चुनौती दे रही थी। तभी प्रदेश के मुख्यमंत्री शर्मा साइकिल से सफर करके कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते और पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले उपायों पर उनसे चर्चा करते। भजनलाल शर्मा का जन्म 15 दिसंबर 1967 को भरतपुर के अटारी गांव में हुआ। उन्होंने नदबई में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। यही वो क्लासरूम है जहां भजनलाल ने कामयाबी का ककहरा सीखा। यहीं भजनलाल को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक मिले। किस्सा उस समय का है जब प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा अपने गांव में अध्ययन कर रहे थे। इनके एक साथी के पास पढ़ाई के लिए किताब और कॉपियां नहीं थी। अपने दोस्त को होमवर्क करने के लिए भजनलाल ने उसे अपनी किताब और कॉपियां दे दी। शिक्षक ने जब भजनलाल शर्मा से होमवर्क के बारे में पूछा तो चुप हो गए। शिक्षक ने मौन का अर्थ समझ लिया और भजनलाल की पीठ थपथपाई। दूसरे बच्चों की तरह भजनलाल भी खेलने के लिए झूठे दर्द का बहाना बनाते और खूब गिल्ली डंडा खेलते। एक बार इनके पिता ने इन्हें खेलने के बजाय खेत में जाकर काम करने के लिए जमकर डांट लगाई। भजनलाल खेत गए और गेहूं की फसल काटने में जुट गए। जब पिता ने देखा कि गेहूं की फसल काटने से उनके बेटे के हाथ में छाले पड़ गए हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि यह काम उनके लिए नहीं है। उसके बाद भजनलाल शर्मा के पिता ने कभी भी उन्हें राजनीति में जाने से नहीं रोका। 10वीं की पढ़ाई के लिए भजनलाल नदबई कस्बे चले गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी जो पढ़ाई थी वो गांव अटारी से शुरू की। 5वीं क्लास तक वो अटारी गांव में पढ़े और उसके बाद गगवाना गांव में उन्होंने 10वीं तक की जो शिक्षा थी वो ली। उसके बाद वो नदबई चले गए जहां उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद वो दोनों बहन भाई भरतपुर आए जहां करीब 4 साल दोनों बहन और भाई ने किराए के रूम है उसमें रहकर के पढ़ाई की और उसके बाद लगातार उनका जो राजनीतिक सफर था वो जारी रहा। तभी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। इसके बाद 1989 में भरतपुर के MSJ कॉलेज से BA किया और 1993 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में MA किया। युवा मोर्चा के नदबई मंडल के अध्यक्ष बनकर भजनलाल की बीजेपी में एंट्री हुई थी। नदबई में वो ABVP के अध्यक्ष और प्रमुख भी रहे। भरतपुर जिले के सह संयोजक, कॉलेज इकाई प्रमुख और जिला सह प्रमुख बने थे। इसके बाद शर्मा पार्टी में तरक्की करते चले गए। भजनलाल 1990 में ABVP के कश्मीर मार्च में भी सक्रिय रूप से जुड़े और गिरफ्तारी दी। साल 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल गए। 1991 से 1992 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी ली। साल 2000 में अटारी गांव से सरपंच बने। 2010 से 2015 के बीच पंचायत समिति अटारी से पंचायत समिति सदस्य रहे। 2014 से 2016 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2016 में उन्हें प्रदेश महामंत्री का पद मिला। शर्मा ने भरतपुर की नदबई सीट से 2003 में राजस्थान सामाजिक न्याय मंच से बीजेपी के बागी के रूप में चुनाव लड़ा।
लेकिन वो कहावत है ना, बुरी शुरुआत का अंत अच्छा होता है, वो भजनलाल शर्मा पर पूरी तरह से सच साबित हुई। भजनलाल शर्मा ने पहला चुनाव 27 साल की उम्र में लड़ा। नए युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने नए प्रयोग किया है और नया प्रयोग नहीं किया है। नौजवानों में उत्साह है, कभी कभी नहीं, हमेशा की तरह ही 25 साल बाद में नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल जी। नया प्रयोग नहीं है, युवा पीढ़ी को मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है, उन्होंने दिखाया है कि भजनलाल जी पार्टी के महामंत्री थे और पहली बार विधायक बने, उसके बाद में मुख्यमंत्री का मौका दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, पूरी पार्टी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भजनलाल के पुराने संबंध हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले जेपी नड्डा गोवर्धन परिक्रमा के लिए भरतपुर आते थे। तब भजनलाल भरतपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष थे। उस समय से ही शर्मा नड्डा के करीबी बने हुए हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान संभाली थी। उस वक्त भजनलाल उनके सहयोगी के रूप में वहां गए थे। तब से ही भजनलाल अमित शाह की कोर टीम में हैं। शाह के ही निर्देश पर भजनलाल को सेफ सीट से टिकट दिया गया, जबकि वो खुद भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। दरअसल सांगानेर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये सीट जयपुर जिले में आती है। यहाँ से सिटिंग विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर पार्टी ने भजनलाल शर्मा को टिकट दिया था। लाहौटी का टिकट काटने से नाराज उनके समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की थी, लेकिन संगठन ने साफ कहा कि शाह के निर्देश पर भजनलाल को टिकट दिया गया है। इसके बाद उनका विरोध थम गया था। कहा जाता है कि संघ के बैकग्राउंड के कारण महामंत्री रहते भजनलाल के अच्छे संबंध संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से भी बन गए थे। ये भी एक कारण है कि बीजेपी ने इस बार के चुनाव में भजनलाल को सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर वहां से उन्हें मौका दिया। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, शर्मा ने सांगानेर से जीत हासिल की। शर्मा ने कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंदी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हरा दिया, लेकिन कहीं से भी ये संकेत नहीं मिल रहे थे कि वो राजयोग लेकर चुनाव में उतरे हैं। विधायक दल की बैठक से पहले खुद उन्हें भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तभी सांगानेर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जयपुर में ही डटे रहे। उन्हें दिल्ली जाने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। और तो और वो हाई कमान से जुड़े किसी बड़े नेता से भी नहीं मिले। नए सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कितना चौंकाने वाला था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वसुंधरा राजे ने भजनलाल के नाम का प्रस्ताव रखा तो कुछ समय के लिए विधायक दल की बैठक में सन्नाटा छा गया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक भजनलाल खेती और खनिज उपकरण की सप्लाई के काम से जुड़े हैं। ये उनका निजी व्यवसाय है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने 2022-23 में अपनी कुल आय का ब्यौरा 6,86,660 रुपए दिया है। वहीं उनकी पत्नी के नाम इस अवधि में बताई गई राशि 4,27,080 रुपए है। इनकी चल अचल संपत्ति करीब 1.4 करोड़ के आसपास बताई गई है। भजनलाल शर्मा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आशीष RAS की तैयारी कर रहा है। छोटा बेटा कुणाल MBBS कर चुका है। 15 दिसंबर को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके भजनलाल शर्मा के आगे चुनौतियों का संसार है। कौन कौन सी चुनौतियां सीएम की अग्नि परीक्षा लेंगी, बताएंगे आपको। बस बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ, देखते रहिए मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री में आज आपने देखी भजनलाल शर्मा की कहानी, उनका जीवन और किस तरीके से परिस्थितियों से जूझते हुए सीएम के पद तक पहुंचे। फिलहाल मुख्यमंत्री में आज के लिए इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राजस्थान की जनता को लेकर उनका संदेश क्या होता है, क्या कुछ वे कहते हैं। छोटे से ब्रेक में